Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss about pyramid of biomass. इससे पहले हमने पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किया है एंड पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास. ये भी एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है. ये जो बायोमास है, सबसे पहले आपको बायोमास के बारे में पता होना चाहिए कि बायोमास होता क्या है. तो यहाँ पर बायोमास का क्या मतलब होता है? जो नेट एग्रीगेट वेट होता है ड्राइड ऑर्गेनिज्म का, दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच फीडिंग लेवल. ठीक है, जो ड्राई वेट आता है किसका? ड्राइड ऑर्गेनिजम्स का या डेड ऑर्गेनिजम्स का, उसको हम बोलते हैं बायोमास, जो कि बेसिकली एक ऑर्गेनिक मैटर हम इसको बोल सकते हैं. तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो क्या बताता है? दे रिप्रेजेंट द quantitative relationship of the standing crops. In this pyramid there is a gradual decrease in biomass from the producer to the higher trophic level. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? There is a decrease in biomass. जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो बायोमास है वो डिक्रीज होता जाता है. सिंपल टर्म्स की मैं बात करूं तो बायोमास का क्या मतलब होता है? बायोमास होता है एक एग्रीगेट वेट होता है किसका? ड्राइड ऑर्गेनिज्म का. दिस ड्राई वेट इज द बायोमास. ये जो ड्राई वेट होता है इसको हम बायोमास बोलते हैं. और अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी अवेलेबल होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज बेसिकली अ बायोमास. तो अगर मैं यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करूं तो यहाँ पर दो तरीके के पिरामिड आते हैं. एक आता है अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास और एक आता है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास. ये जो पिरामिड ऑफ बायोमास है इसमें क्या होता है? दैट नेट ड्राई वेट इज प्लॉटेड टू दैट ऑफ अ प्रोड्यूसर हर्बीवोरस कार्निवोरस. ये जो पिरामिड ऑफ बायोमास है इसमें हम क्या लेते हैं? नेट ड्राई वेट हम इसमें लेते हैं कि यहाँ पे नेट ड्राई वेट कितना आ रहा है. क्योंकि पिरामिड ऑफ बायोमास में हम बेसिकली देखते ही क्या है कि यहाँ पर ड्राइड ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट कितना है. ठीक है, तो यहाँ पे दो पिरामिड आ गए, एक अपराइट पिरामिड आता है और एक आता है इन्वर्टेड पिरामिड. नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर अपराइट पिरामिड की बात करूं तो ये ऐसे पिरामिड बनता है और इन्वर्टेड पिरामिड की मैं बात करूं तो ये उल्टा ट्रायंगल यहाँ पर, दैट इज इन्वर्टेड पिरामिड. अगर मैं अपराइट पिरामिड की बात करूं तो पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स, देन टर्शरी कंज्यूमर्स. तो जो अपराइट पिरामिड है इसमें अगर मैं बायोमास की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे कितना होता है? 1000 kg, फिर 1000 से कितना चला जाता है? 100 kg, 10 kg और लास्ट में टर्शरी कंज्यूमर के पास कितना बायोमास रहता है? 1 kg. क्योंकि बायोमास का क्या मतलब है? नेट ड्राई वेट कितना है. तो यहाँ पर ऐसे अपराइट की अगर हम बात करते हैं तो अपराइट पिरामिड में क्या आता है? जो अपराइट पिरामिड होता है यहाँ पर, ये अपराइट पिरामिड कब होता है? जब लार्जर नेट बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर सपोर्ट अ स्मॉल वेट ऑफ कंज्यूमर्स. जहां पर जो लार्जर बायोमास होता है वो किसको सपोर्ट करता है? स्मॉल वेट ऑफ कंज्यूमर. जैसे आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम है. अगर मैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करूं तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का बायोमास ज्यादा होता है और कंज्यूमर का बायोमास क्या होता है? कम होता है. जैसे अगर मैं प्रोड्यूसर्स की बात करूं तो ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि प्रोड्यूसर्स हमारे एनवायरमेंट में लार्ज अमाउंट में मिलते हैं, तो ड्राइड नेट जो वेट होगा वो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स का ज्यादा होगा. जैसे जैसे हम इन लेवल्स पे मूव करेंगे वैसे वैसे ये वेट जो है वो कम होता रहता है. तो अगर मैं इसकी अपराइट की बात करूं, अपराइट पिरामिड का मतलब जो बायोमास होगा वो कैसा होगा? यहाँ पर हर एक लेवल पे डिक्रीज होता जाएगा. अगर मैं इन्वर्टेड पिरामिड की गाइस बात करूं तो इन्वर्टेड पिरामिड यहाँ पर मिलता है आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में या फिर मरीन इकोसिस्टम में. यहाँ पर क्या होएगा? When the small weight of producer support consumer of large weight. यहाँ पर जो लाइट वेट वाले हैं, ठीक है, आप इस डायग्राम पे देखिए, यहाँ पर क्या है? प्रोड्यूसर्स में कौन है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स है. फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? जो आपने पानी में देखा होगा ना, छोटे छोटे प्लांट्स स्पीशीज रहती है, हल्के हल्के प्लांट्स ग्रो होते हैं, दैट आर फाइटोप्लैंक्टॉन्स. जू प्लैंक्टॉन्स कौन से होते हैं? जैसे आपने मरीन इकोसिस्टम या पानी में देखा होगा, ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है ना, जो कि किस पे फीड करते हैं? प्लांट्स पे फीड करते हैं, वो क्या हो गए? फाइटोप्लैंक्टन. तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड पिरामिड है उसमें कौन आता है? प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं. प्रोड्यूसर्स किस पे फीड करते हैं? हर्बीवोरस पे करते हैं. तो हर्बीवोरस कौन से हो गए? जू प्लैंक्टन. फिर ये हर्बीवोरस पे कौन फीड करता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स. मतलब जू प्लैंक्टन को कौन खाता है? स्मॉल फिश. और स्मॉल फिश को कौन खा लेता है? लार्ज फिश. तो यहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड में क्या होता है? इस इन्वर्टेड पिरामिड में जो नेट ड्राई मास आता है वो क्या होता है?
किस लेवल पे ज्यादा होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर में ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर्स कम है। प्रोड्यूसर्स को कौन खा रहा है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड प्राइमरी कंज्यूमर को प्राइमरी को सेकेंडरी और सेकेंडरी को टर्शरी। इसलिए जो पिरामिड ऑफ बायोमास बनता है दैट इज इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये हमने 3 पिरामिड पढ़े। सबसे पहले पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, दूसरा पिरामिड ऑफ नंबर एंड थर्ड जो पिरामिड अभी हमने डिस्कस करा है दैट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि हर एक लेवल पे क्या है, हर एक ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और रेस्पिरेशन। नंबर में क्या बोलते हैं? जैसे जैसे हम हर एक लेवल पे मूव करते हैं वैसे वैसे जो नंबर है वो यहाँ पर डिक्रीज होता चला जाता है। यहाँ पर भी 2 तरीके के थे, एक इन्वर्टेड, एक पार्शली इन्वर्टेड और एक आपका इन्वर्टेड ट्रायंगल, एक अपराइट, एक पार्शली अपराइट और एक इन्वर्टेड। बायोमास का मतलब क्या है? जो नेट ड्राई वेट बचता है ऑर्गेनिज्म का दैट इज बायोमास। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका इन्वर्टेड है या फिर कौन सा है? अपराइट है। अपराइट वाला आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बनता है और इन्वर्टेड वाला किस में बनता है? मेरीन इकोसिस्टम में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर इकोसिस्टम में जितना भी लिविंग पार्ट है, नॉन लिविंग पार्ट है, मतलब जो भी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स है, अगर हम इन कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं तो वो क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर को ऑल्सो हम क्या बोलते हैं? बायोम्स भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन क्या क्या आते हैं? डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिक फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ये किसका पार्ट आते हैं? ये बायोम्स का पार्ट होता है। ठीक है, बायोस्फीयर क्या है? जैसे मान लो एक आपका पूरा इकोसिस्टम, जैसे अगर मैं टेरेस्ट्रियल रीजन की बात करूं दैट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में छोटे छोटे बायोम्स आते हैं जैसे आपके डेजर्ट्स, ठीक है, ग्रासलैंड। टेरेस्ट्रियल पोर्शन में क्या आएगा? ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ये सब किसका पार्ट होते हैं? दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ बायोम्स। ठीक है, और यहाँ पर हैबिटेट क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहां पर सारी स्पीशीज जो है आपस में इंटरलिंक्ड रहती है, आपस में एक जगह पे रहती है। तो हैबिटेट क्या है? हैबिटेट किससे बना हुआ होता है? इसमें फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फिजिकल फैक्टर्स होते हैं? जैसे सॉइल है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, लाइट की अवेलेबिलिटी और कुछ बायोटिक फैक्टर्स जैसे आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स। ठीक है, तो मेनली बायोस्फीयर में अगेन यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। तो जो भी आपका इकोसिस्टम है उसमें ये दोनों फैक्टर आते हैं, चाहे वो एबायोटिक हो चाहे वो बायोटिक हो। ठीक है, तो हैबिटेट क्या है? एक एरिया जहां पर बहुत सारी स्पीशीज जो है वो आपस में रहती है। ठीक है, कुछ ऐसे हैबिटेट्स में स्मॉल स्पीशीज भी आती हैं। ठीक है, एक आता है माइक्रो हैबिटेट जिसमें स्मॉल स्पीशीज आती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट हैबिटेट की तो इसमें आपके पास छोटे छोटे पैरासाइट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारी स्पीशीज है एनिमल्स की, प्लांट्स की, वो सब किस में आते हैं? माइक्रो हैबिटेट में आता है। अब हम बात करते हैं अर्थ के स्फीयर की। ठीक है, अर्थ के स्फीयर्स में क्या कौन कौन सी चीजें आती हैं? ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। स्फीयर से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। स्फीयर्स में हम 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। तो ये जो 4 स्फीयर्स हैं इनको कहां से लिया गया है? लिथोस्फीयर को लिया गया है स्टोन एज से, एटमोस्फीयर को एयर से, हाइड्रोस्फीयर का मतलब वाटर एंड बायोस्फीयर का मतलब लाइफ। तो यहाँ पर हम एक एक स्फीयर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? ऐसी लेयर जो कि किससे बनी हुई होती है? सॉलिड रॉक मटेरियल, क्रस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती है? लिथोस्फीयर में आती है। ये जो क्रस्ट है दैट इज इनऑर्गेनिक और किससे बना हुआ होता है? मिनरल से बना हुआ होता है, जिसमें एंटायर सरफेस रहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट टू द बॉटम ऑफ द मेरीना ट्रेंच। लिथोस्फीयर में जनरली क्या क्या आते हैं? इसमें रॉक, क्रस्ट मटेरियल, आपका एंटायर प्लेनेट जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल और मिनरल्स आते हैं। दिस इज लिथोस्फीयर। सेकंड आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, इस रीजन में क्या आता है? पानी आता है पूरा, मींस आपके ओशियन, रिवर, लेक्स और यहाँ पे इवन मॉइस्चर भी किसका पार्ट है? हाइड्रोस्फीयर का। हाइड्रोस्फीयर कितना परसेंट होता है? 97%। और रिमेनिंग 3% क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, 97% क्या है? वाटर है और 3% क्या है? यहाँ फ्रेश वाटर है। ठीक है, फ्रेश वाटर किसकी फॉर्म में होता है? आइस शीट, ग्लेशियर्स, इनकी फॉर्म में क्या रहता है? हाइड्रोस्फीयर रहता है। अगर मैं बायोस्फीयर की बात करूं, अगेन एनवायरमेंट का है जिसमें आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
रहते हैं, ठीक है, मीन्स आपके बायोटिक फैक्टर्स यहाँ पर रहते हैं। प्लांट, एनिमल्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये सब किसका पार्ट है? बायोस्फीयर का पार्ट है। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर। ये सभी आपको पता है, एटमॉस्फेयर में सारी यहाँ पर गैसेस आती हैं। जैसे यहाँ पर लेयर ऑफ गैस होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और 99% गैसेस जो होती है वो ड्राई एयर में रहती है, जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, ठीक है, ये सब छोटे थोड़े थोड़े पोर्शन में एटमॉस्फेयर में रहता है। वाटर वेपर और डस्ट इवन ये भी एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, ठीक है, प्लैनेट्स है, मून्स है, ये सब किसका है? एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, दिस इज द लेयर। देखो आप यहाँ पर देखो, दिस इज ट्रोपोस्फेयर, फिर आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और लास्ट में आती है एक्सोस्फेयर। ये सारा किसका पार्ट है? दिस इज एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो इसमें ये सारी लेयर है, इन लेयर के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर की बात करूं तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? सबसे नीचे वाली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होते हैं? रॉक्स होते हैं, ठीक है, आपके पास अर्थ क्रस्ट है, रॉक्स हैं, तो ये सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसकी हाइट कितनी होती है? 18 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर क्या होती है? सबसे नीचे वाली यहाँ पर लेयर होती है। ऑल्सो यहाँ पर आपका टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो अर्थ की लेयर है सभी का टेम्परेचर वहां पे होती है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? यहाँ पर ऑल वेदर डेवलपमेंट अकर इन द ट्रोपोस्फेयर। जितने भी वेदर डेवलपमेंट्स होती है वो सारी ट्रोपोस्फेयर में होती है। एयर इन द ट्रोपोस्फेयर थिन एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस एंड द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस। यहाँ पर जो ट्रोपोस्फेयर में एयर है वो क्या होती रहती है? एल्टीट्यूड पे जब जाती है तो यहाँ पर इंक्रीज होती रहती है और जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहता है। तो इसको हम एक रेट आता है दैट इज लैप्स रेट। लैप्स रेट का मतलब क्या होता है? किस रेट पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता रहता है उसको हम बोलते हैं लैप्स रेट। और कितना होता है वो? 6.4 डिग्री पर किलोमीटर। ऐसा रेट जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है दैट इज लैप्स रेट। फास्ट मूविंग हाई एल्टीट्यूड विंग्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, दैट अकर एट द टॉप लेवल। टॉप लेवल पे क्या होता है? फास्ट मूविंग हाई एल्टीट्यूड विंग्स यहाँ पर रहते हैं, जिनको हम जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, जो कि टॉप लेवल पे होता है, जो कि किस में हेल्प करता है? दैट हेल्प्स एयरप्लेन टू फ्लाई एट हाई स्पीड, ठीक है। जो ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है वो एयरप्लेन्स को हेल्प करती है दैट टू फ्लाई एट हाई स्पीड। दिस लेयर ऑल्सो एब्जॉर्ब हीट, ये लेयर हीट को भी एब्जॉर्ब करती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द ग्राउंड इन अ प्रोसेस कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा, जो कि क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसी लेयर जो कि गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे प्लेनेट को क्या करती है? वार्म करके रखती है। अगर ग्रीन हाउस नहीं होंगी, अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो हमारा प्लेनेट क्या हो जाएगा? एकदम कोल्ड पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होती है? स्ट्रेटोस्फेयर होती है ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रोपोपोज, द अपर बाउंड्री ऑफ ट्रोपोपोज टू अबाउट 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंड्स blowing in the stratosphere that is ideal for plane that can fly in this part of the atmosphere। एक होती है strong horizontal winds जिसमें एयरप्लेन्स जो है वो ऊपर उड़ सकते हैं एटमॉस्फेयर में। दूसरा जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये क्रूशियल है अर्थ में, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है? इस स्ट्रेटोस्फेयर में क्या रहती है? ओजोन लेयर। ओजोन के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है। इस लेयर में क्या होती है? ओजोन होती है, अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन दैट प्रिवेंट्स हार्मफुल रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। ये ओजोन क्या करती है? यूवी रेज को अर्थ के पास नहीं जाने देता, ठीक है, क्योंकि यूवी रेज अगर चली जाएंगी अर्थ में तो वो ह्यूमन बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। मेनली जो यूवी रेज निकल कर आती है, ओजोन उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, बट जो यूवी रेज आती है वो ह्यूमन बींग्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है? क्योंकि अगर वो रेज आई तो यहाँ पर स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑल्सो लंग्स पे भी ज्यादा इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पे पड़ता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आता है मीसोस्फेयर, जो कि मिड वाली लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर, ठीक है। ये 80 किलोमीटर ऊपर होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर क्या है? इट हैज द कोल्डेस्ट टेम्परेचर, इसमें सबसे ठंडा टेम्परेचर रहता है, डीपिंग एज लो एज -100 डिग्री सेल्सियस। इस लेयर में क्या रहता है? बहुत ही ठंडा, ये ठंडा यहाँ पे क्या रहता है? टेम्परेचर रहता है। इधर जो शूटिंग स्टार्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा टूटते हुए तारे, है ना, वो कौन से लेयर में होते हैं? मीजोस्फेयर में। नेक्स्ट आता है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर जो है वो कितना होता है? 690 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ।
ये जो एटमॉस्फेरिक लेयर है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसकी 3 प्रॉपर्टीज है। इसमें आयनोस्फेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, आयंस प्रेजेंट रहते हैं, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आयनोस्फेयर क्या है, जहां पर ऐसी लेयर जिसमें जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, फ्री आयंस रहते हैं, जो कि रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये आयनोस्फेयर ना किसमें लेयर्स में डिवाइड है, दैट इज DE, F1, F2 लेयर्स। जो ये आयनोस्फेयर डिवाइड है DE, F1 और F2 में, ठीक है। जो लोअर D लेयर है वो क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करता है। साथ साथ ये विंड, सोलर विंड को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि हाईली चार्ज पार्टिकल्स है, जैसे जिसको हम हाईली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं एरूरा, ठीक है। एरूरा क्या है, यहाँ पर एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो कि हाई स्ट्रीम चार्ज पार्टिकल है, उसको भी ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है आयनोस्फेयर के बारे में। नेक्स्ट आता है थर्मोस्फेयर। थर्म का मतलब होता है हीट, है ना, जिसका जो ऐसी लेयर जो कि बहुत ज्यादा हीट रहता है। और कोल्ड सबसे ज्यादा कौन सी लेयर रहती है, दैट इज मेसोस्फेयर। और सबसे गर्म कौन सी लेयर रहती है, दैट इज थर्मोस्फेयर, जिसका टेम्परेचर कितना होता है 1000 डिग्री सेल्सियस अप टू 1500, 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोस्फेयर रहती है। सबसे थिक लेयर होती है एटमोस्फेयर की, ठीक है। हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स द अर्थ इन द थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में जो आपका HST है, मींस हबल स्पेस टेलीस्कोप है, और ISS है, वो क्या करती है, दैट ऑर्बिट्स द अर्थ इन द थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट लेयर आती है बाहर वाली, दैट इज एक्सोस्फेयर। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, एक्सोस्फेयर होती है, जिसमें यहाँ पर आपके पास सोलर स्टॉर्म्स, ठीक है, हाइड्रोजन एंड यहाँ पर आपको क्या मिलता है, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो किस में आती है, वो आपकी एक्सोस्फेयर में आती है, ठीक है। जो वेदर सैटेलाइट्स है, ठीक है, मेनी वेदर सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स अर्थ इन द एक्सोस्फेयर। जितने आपके वेदर सैटेलाइट्स है वो कहां पर आपको देखने को मिलती है, एक्सोस्फेयर में। सो ये जो नेचुरल हैजार्ड्स और मिटिगेशन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में गाइस डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको एटमॉस्फेयर की ये सारी लेयर्स समझ में आ गई होंगी, क्योंकि जो लेयर्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो लेयर्स है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ कुछ फीचर्स आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेचुरल मिटिगेशन के साथ, एक नया टॉपिक के साथ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।